हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गोपेश शक्ति। वेलकम टू दी न्यूक्लियस एकेडमी। तो आज आप सभी का स्वागत है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रिलेटेड है सेट्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ ब्रैकेट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट्स के बारे में देखेंगे एंड जो ब्रैकेट्स का कॉन्सेप्ट होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन शानदार टॉपिक है आपका। तो सेट के बारे में डिटेल में हम लोग समझेंगे और ब्रैकेट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप सोचोगे कि ब्रैकेट्स के कॉन्सेप्ट ये क्या चीज है, ये नई चीज क्या आ गई। तो इसको आप समझेंगे, बड़ी अच्छी चीज है कि अभी तक क्या होता था कि आप चाहे इस तरीके का ब्रैकेट लगाते थे, आपको कुछ भी लिखना होता था 2,3 आपने ऐसे लगा लिया, या मान लीजिए 2,3 लिखना है आपने ऐसे ब्रैकेट लगा लिया। तो किसी भी तरीके का आप ब्रैकेट लगाते थे। अब आप समझोगे कि जैसे ही अगर आप क्लास 10 से नीचे के स्टूडेंट्स हैं, मींस क्लास 7th 8th 9th या 10th के भी हैं आप, तो अभी आपको डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या चीज है। लेकिन अभी हम यहाँ पे सीखेंगे कि जो तीनों ही चीजें लिखी हुई हैं, जो ब्रैकेट्स अलग अलग लगे हुए हैं, इनके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इस बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। जो बच्चे क्लास 10th के भी हैं अगर वो भी देख रहे हैं तो उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा। 11th वाले बच्चे स्टार्टिंग में हो सकता है पढ़ चुके होंगे, और बाकी जो 10th वाले हैं वो नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाले होंगे जो मैथ्स में जाएंगे। या आप अगर इस टाइप की बात करेंगे, इस टाइप के भी ब्रैकेट्स होते हैं कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो क्या करोगे। अब ऐसा नहीं बोलोगे कि तुम स्प्रिंट हो गया, एक तरफ छोटा ब्रैकेट एक तरफ बड़ा ब्रैकेट। बच्चे बहुत बार गलती करते हैं कि कुछ भी लगा देते हैं, एक तरफ छोटा ब्रैकेट एक तरफ बड़ा ब्रैकेट, तो उससे भी फर्क पड़ता है हमारा। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे मिक्स क्यों कर दिया? मिक्स इसलिए कर दिया यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट क्योंकि ब्रैकेट्स का यहाँ पे जो यूज है, ब्रैकेट्स ये नहीं है, अगर आप देखोगे ये इंटरवल्स हैं। हम इनके बारे में आगे समझेंगे डिटेल में कि बेसिक क्या क्या चीजें होती हैं, और सेट्स के बारे में समझेंगे सेट्स क्या होते हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और जो प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने प्यार दिया उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बेसिक्स। बेसिक्स को देखेंगे कि सेट को पढ़ने से पहले बेसिक्स क्या रिक्वायरमेंट है हमारी। ओके, तो क्या हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, जैसे आप जानते हो कुछ कुछ चीजें हैं उनको समझते हैं कि अगर कभी लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी, ये लिखा हुआ है तो सभी को समझ में आता है कि ए ग्रेटर देन बी। छोटी क्लास में इसकी ट्रिक भी समझाई जाती है कि चिड़िया का जिधर मुंह खुला हुआ है वही चीज बड़ी होगी, तो ये ट्रिक भी सिखाई जाती है। बाकी अब तो आप बड़े हो गए हैं तो आप जानते हैं कि ए ग्रेटर देन बी का मीनिंग क्या है। ए बड़ा है बी से, क्या बोलते हैं इसको, ए इज ग्रेटर देन बी। इसी में ही अगर मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है ए लेस देन बी, इसको आप कैसे पढ़ेंगे? ए इज लेस देन बी, ए बी से कम है। बहुत अच्छी बात है। आप लोग इतनी छोटी सी बात क्यों समझा रहा है? आप देखिए हर छोटी छोटी बातें भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं। सबको हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई सिंगल बच्चा भी वहां पे छूटे जो कि उनको छोटी सी बातें नहीं आ रही हैं, कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमें रटना नहीं है। हमें कॉन्सेप्ट को फील करके सीखना है कि एक बार सीख लिए हमेशा के लिए टेंशन खत्म, कि हमें आती है चीज तो आती है। ऐसा नहीं हमने रट लिया और क्वेश्चन वही आएगा तो कर पाएंगे, नहीं आया तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो सारी चीजें हमें सीखते हुए चलना है, बिल्कुल बेसिक से और हाई लेवल की। ए ग्रेटर देन बी लिखा हुआ है तो ये ए ग्रेटर देन ए बी से बड़ा है, एकदम क्लियर है बात। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक साइन आपने ये भी देखा होगा, ए ऐसे दो साइन लगे होंगे, इसको कैसे आप प्रोनाउंस कैसे करेंगे? ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। कैसे पढ़ेंगे इसको? ये दो सिंबल हैं एक साथ में लगे हुए हैं, तो इस सिंबल को भी आपने देखा है, इसको भी देखा है। तो ये कह रहा है कि ए जो है वो बी से बड़ा है। यहाँ पे क्या कह रहा है? ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, मींस दो सिंबल्स को यहाँ पे मिलाया गया है और बीच में क्या होगा? उनके और होगा। मींस अगर इसको हम डिस्क्राइब करें तो ये चीज आप देखिए, आपने पढ़ी तो होगी ये चीज, लेकिन इसको देखोगे ध्यान से कि क्या कहना चाह रहा है तो आपको क्लियरली समझ में आएगा ये क्या चीज लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल्स टू बी। क्या लिखा हुआ है? ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल्स टू बी। तो अगर एक साथ ये चीजें मिला दी जाए तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इस सिंबल में ये दो सिंबल छुपे हुए होते हैं और साथ में ही और छुपा होता है। अब आप बोलोगे और कभी कभी आप ऐसा भी देखते हो कि एंड,
तो इस चीज को भी अभी हम समझेंगे कि और एंड में डिफरेंस क्या होता है। एंड अभी हम ये भी समझेंगे कि जो आपका कॉमा होता है ये एंड होता है या फिर और होता है, इसको भी समझेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। बेसिक्स को हम लोग समझेंगे, यहाँ पे बेसिक्स आपके बहुत बढ़िया हो जाएंगे अगर आप इसको पूरा देखते हैं। ओके, तो ये हम समझ गए। इसमें दो सिंबल्स छुपे हुए थे कि एक तो ग्रेटर की, अब और में देखिए और का कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, अभी हम क्लियर कर रहे हैं इसको। देखिए ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल्स टू बी। सिमिलरली आप अगर ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हुआ है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या क्या छुपा हुआ है आपके पास, इसको आप देखोगे। ये क्या कह रहा है कि a इज लेस देन b और a इक्वल्स टू b। तो ये मान लीजिए अगर आपको पता भी है कि दो सिंबल हैं, एक लेस का है एक इक्वल का है, उनके बीच में भी एक कंडीशन है, कौन सी, और की। ओके, तो ये चीजें हमें समझ में आ गई कि ग्रेटर का साइन, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, और इनका मीनिंग क्या होता है। इनका मीनिंग क्या होता है कि ये वैल्यू इससे बड़ी है या फिर इसके इक्वल है, हिंदी में या लगता है। ओके, इसको भी आप समझते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक टर्म है जो थोड़ा सा बीच में आ रहा है और लग रहा है कि इसको सीखना चाहिए। बहुत छोटी सी बात है कि ऐसे हल्के में नहीं लेना है हर एक बात को कि ये और है, ठीक है ना, ये और लिखा हुआ है। कभी एंड लिखते, एंड लिख देते तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। ओके, तो मैं समझना, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ में। तो दो चीजों को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ और देखेंगे, एंड एंड को देखेंगे हम कि जो एंड का कॉन्सेप्ट होता है ये क्या चीज है। ओके, दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए और का मीनिंग क्या होता है कि दो चीजों के बीच में और लगा हुआ है। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है ए और बी, ए और बी, तो दो टर्म्स के बीच में अगर मान लीजिए और लगा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है कि या तो ए है, मींस ए हो जाए तब भी बात सेटिस्फाई हो गई, बी हो जाए तब भी सेटिस्फाई हो गई, और दोनों हो जाएं तब भी सेटिस्फाई हो गई। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई, मैंने कहा कि या तो आप ये काम कर लीजिए या फिर ये कर लीजिए, या लगा के, या ये या ये, तो इसका मीनिंग आपने ये वाला काम कर लिया, इसका मीनिंग तब भी वो काम हो चुका, कंप्लीट सही बात मानी जाएगी, मींस आप सेटिस्फाइड हो। आपने दूसरा वाला कर लिया तब भी आप सेटिस्फाइड हो। आपने दोनों ही चीजें कर ली कि ये भी कर लिया ये भी कर लिया, तब भी वो चीज क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ओके, तो और का मीनिंग है कि इसको सेटिस्फाई करेगा। कोई भी चीज आपने लिखी हुई है कि जैसे इसमें समझिए, आप समझते हैं और क्या होता है। तो उसने कहा कि या तो ये हो जाए कि कोई दो नंबर हैं, या तो ए बी से बड़ा हो जाए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है, कहेगा बहुत अच्छी बात है, या फिर क्या हो जाए, दोनों बराबर हो जाए तब भी सेटिस्फाई है। जैसे अगर नंबर से हम समझेंगे, अगर ऐसा लिखा हुआ है किसी ने कि 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो ये सही होगा या गलत होगा, ये गलत हो जाएगा। कैसे, इसमें ना 3 5 से बड़ा है और ना ही 3 5 के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ग्रेटर वाली, कि 5 3 से बड़ा है, तो ये सही हो गया आपका। या मान लीजिए ऐसा लिखा होता 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो यहां होती है। अगर ये लिख के आ गया कि 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, ये ट्रू है या फॉल्स, तो तुरंत आप क्या बोलते, आप बोलते कि हाँ ये भी कैसा है, ट्रू है। क्यों, अगर ये ग्रेटर की कंडीशन 3 3 से बड़ा नहीं है लेकिन 3 3 के इक्वल तो है। तो और में खासियत ये होती है, इसलिए इन दो सिंबल्स के बीच में क्या लगता है यहाँ पे, और। तो और में क्या होता है कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, पहले वाली या बाद वाली, या दोनों हो जाए। ओके, या दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो और इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वैलिड रहता है। ओके, क्लियर, ठीक है। यहां पे आइए, एंड क्या करता है, अगर ऐसा मैंने लिख दिया ए एंड बी, ए एंड बी, एंड का मीनिंग है कि दोनों ही होने चाहिए। कोई भी आपने दो कंडीशन लगाई और उसमें लिखा हुआ है कि ए एंड बी, कि ये भी होना चाहिए और वो भी होना चाहिए, दो में से कोई एक भी फेल हो गया तो कंडीशन ही क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ओके, कोई परेशानी इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो कोई भी दो कंडीशन के बीच में अगर क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, दोनों को ही वहां पे सेटिस्फाई कराओगे कि ये भी होना चाहिए और ये भी बात होनी चाहिए। जब दोनों ही खुशी हो जाएंगे, दोनों ही राजी हो जाएंगे, तभी ये एंड आपका क्या माना जाएगा, सेटिस्फाइड। तो एंड का कॉन्सेप्ट ये होता है।
अच्छा अगर कॉमा लगा हो, ए कॉमा बी, कोई भी दो चीजें लिखी हुई और बीच में क्या लगा हुआ है, कॉमा, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये भी बात सही होनी चाहिए, ये भी कॉमा का मीनिंग होता है एंड। आप ध्यान रखिए कि कॉमा लगा हो या एंड लिखा हो, दोनों बात बराबर इक्वल बात है। तो और आप समझ गए, एंड समझ गए। और में क्या होता है, ए हो जाए तब भी सही बात है, ए हो गया तब भी बात सही है, दोनों हो गए तब भी बात सही है। लेकिन एंड में क्या होगा, जब दोनों ही बातें सही होंगी तभी वो आपका एंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। ओके क्लियर। जैसे आपसे कोई कहे कि x ग्रेटर देन 2 है, कि x 2 से बड़ा है, यहां पे कोई कह दे कि x जो है वो 1 से बड़ा है, ये दो बातें हैं, बीच में क्या लगा दिया मैंने, कॉमा, क्या लगा दिया, कॉमा। ये कह रहा है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, ये कह रहा है x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो हम x की कौन सी वैल्यू लेंगे, ऐसी वैल्यू लेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करें। तो इनका जो कंबाइंड आंसर हो जाएगा वो आप क्या बोलोगे कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यूज वो वैल्यूज है ना जो इसको भी खुश कर रही है, तो खुश है ही कि 2 से बड़ी है। ये कह रहा था कि 1 से बड़ी हो, तो अगर 2 से बड़ी है तो 1 से तो बड़ी है ही, तो ऐसी वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी कॉमन वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करें। तो ये एंड का कॉन्सेप्ट है। ओके, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसी एग्जांपल को अगर हम यहां लेते हैं कि x ग्रेटर देन 2 और x ग्रेटर देन 1, अभी क्या कह रहा है, x 2 से बड़ा हो या फिर x 1 से बड़ा हो। आपसे कोई कह दे कि या तो x 1 से बड़ा हो या x 2 से बड़ा हो, तो बताओ x की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो आप कहोगे कि x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, ये आंसर होना चाहिए हमारा। ये कैसे आप कहोगे, कैसे, कि देखो 1 से बड़ी होगी तो ये खुश है, ये खुश है तो मतलब पूरी कंडीशन, क्योंकि आपने क्या कहा था, या तो ऐसा हो जाए या फिर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो अगर ऐसा हो गया तब भी सेटिस्फाई, ऐसा हो गया तब भी सेटिस्फाई है। ओके, तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1। तो एंड और में डिफरेंस होता है, आप इस चीज को समझ लीजिए। ओके, इस चीज को समझ गए हम, बहुत बढ़िया। यहां से कोई परेशानी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा कभी कभी ये सिंबल दोनों एक साथ दिखते हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है कि x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5। इसका मीनिंग समझ में आता है कि दो इनइक्वलिटीज थी, दो इनइक्वलिटी को एक साथ रख दिया, मींस a जो है वो 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो ये तो क्लियर समझ में आ रहा है हमें कि दो साइन ये आपके साथ में भी आ सकते हैं। ओके, तो ये सिंबल्स के बारे में हम थोड़ा सीख गए कि इनइक्वलिटीज का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे ये आपका ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मींस ये दो सिंबल आपके कंबाइन थे, उनके बीच में और का सिंबल था, ऐसे लेसर वाला हमने देख लिया, फिर और का कॉन्सेप्ट सीख लिया हमने, एंड का सीख लिया, उनके एग्जांपल्स देख लिए। ओके, तो ये बेसिक आपका यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ब्रैकेट्स के बारे में, आपको एकदम क्लियरली यहाँ से डिफरेंस पता चलेगा और चीजों को समझेंगे हम। तो अब हम लोग देखने वाले हैं ब्रैकेट्स को। ब्रैकेट्स क्या है आपके ब्रैकेट, इनको समझते हैं ब्रैकेट्स को। ओके, तो समझिए आप यहाँ पे जो देखने जा रहे हैं वो आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, अगर आप 1 मिनट का टाइम देंगे तो एकदम क्लियरिटी आ जाएगी कि क्या क्या चीजें हैं, क्या हम कहना चाह रहे हैं। लिखा हुआ है 2,5 इस तरीके से, और लिखा हुआ है 2,5 इस तरीके से, एंड लिखा हुआ है 2,5 इस तरीके से। ये चीज जो है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे है। ये कभी कभी आपको ऐसा भी दिखेगा। ओके, यह लिखा हुआ है 2,5 इस तरीके से, यह लिखा हुआ है 2,5 इस तरीके से। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, और की कंडीशन है, मींस और कैसे लिख सकते हैं आप, इस तरीके से 2,5। समझते हैं ये क्या है। तो इस तरीके के ब्रैकेट्स मिलेंगे, या फिर आपको ये मिलेगा, मान लीजिए ऐसा लिखा हो तो क्या होगा। ये ब्रैकेट तो आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे, ये कुछ आपके लिए नए होंगे, तो इनको थोड़ा सा हम समझते हैं। यही ब्रैकेट है, इनको समराइज करते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। ओके, तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, आप यहां से यहां तक अगर देखेंगे तो कुछ टर्म्स हैं, थोड़ा सा पैसेंस के साथ समझेंगे। ये जो 4 टर्म लिखे हुए हैं ये हैं इंटरवल्स। ये क्या हैं, इंटरवल्स। तो इंटरवल्स का मीनिंग क्या है, ये है इंटरवल्स। ये इंटरवल नहीं है कर्ली ब्रैकेट, आप समझिए, ये कर्ली ब्रैकेट जो होता है वो इंटरवल नहीं है, ये क्या है, इंटरवल।
क्या मीनिंग है इनका समझिए। ये 2,5 आपने देखा होगा, इससे पहले जब आप अगर 10th या 10 से छोटी क्लास के बालक हैं तो आपने देखा होगा कि ये 2,5 है, जो ये सॉरी जो ये 2,5 है, 2,5 ये आपने कोऑर्डिनेट देखा होगा। क्या देखा होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट का जब हम कोऑर्डिनेट लिखा करते थे तो इसी तरीके से लिखा करते थे 2,5। ये जो एब्सिसा होती थी ये क्या होता था? कोऑर्डिनेट। तो इसको बुला के क्या बोलते थे कि ये कोऑर्डिनेट है, अगर 2,5 एक्स एक्सिस पे इतना चले, वाई एक्सिस पे इतना चले, तो वो तो पॉइंट फॉर्म वो अलग चीज है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर ब्रैकेट्स के टर्म में बात करेंगे तो ये क्या है? आपका एक इंटरवल है। किस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज को आप समझिए। ओके, और इसका मीनिंग क्या है? देखिए, दो तरीके के ब्रैकेट हो रहे हैं आपके यूज यहाँ पे, एक ये स्मॉल ब्रैकेट और एक ये बिग ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, एंड क्लोज आप जो बिग ब्रैकेट है इसको क्या बोलेंगे आप? क्लोज ब्रैकेट है। ओके, मीनिंग क्या होता है इनका ओपन और क्लोज का मीनिंग? इसको समझिए, अगर ये इंटरवल है तो ये क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है कि जो वैल्यू है आपकी वो 2 से लेके 5 तक है, 2 to 5। कहां तक वैल्यू है आपकी? 2 to 5। मीन्स मान लीजिए कभी ऐसा लिखा हुआ है कि जब भी ये आएगा ऐसे इस अकेले लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको क्या लिखा हुआ होगा? x belongs to, x belongs to, तो x belongs to 2,5 ऐसा लिखा हुआ है आपका अगर 2,5, तो इसका क्या मीनिंग है? अच्छा, ये सिंबल आ गया आपका belongs to, इसका क्या मीनिंग है? इसको अगर आप देखोगे, इस सिंबल को, इंपॉर्टेंट सिंबल है, इसको जरा आप थोड़ा समझ लेंगे सही से, क्या मीनिंग है इसका। तो ई जो होता है, ई टाइप का अगर कभी बना होता है इस नंबर में, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। मींस कोई भी वैल्यू है वो कहां से बिलोंग कर रही है, सिंबल को क्या पढ़ेंगे आप? बिलोंग्स टू। मीनिंग क्या होता है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? x बिलोंग्स टू 2,5। मींस x जो है वो यहां से बिलोंग कर रहा है, यहां का रहने वाला है, वो यहां से बिलोंग कर रहा है, समझिए। तो सिंबल को क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। ओके, x बिलोंग्स टू 2,5। मीनिंग क्या है इसका? मींस x की वैल्यू इनके ही बीच में होगी। अब इनके ही बीच में तो इनको पढ़ना तो आना चाहिए कि ये क्या है, कि रहते तो हैं यहाँ पे, हमें वहां का एड्रेस ही नहीं पता, तो उनके बारे में तो पता ही होना चाहिए। तो 2,5 अगर आप देखोगे स्मॉल ब्रैकेट, तो स्मॉल ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? ओपन ब्रैकेट। क्यों बोलते हैं ओपन ब्रैकेट? अभी आपको क्लियर होगा। तो इसका मीनिंग क्या है 2,5 का? कि जो x की वैल्यू है, इंटरवल का मीनिंग होता है कि जो वैल्यू है वो 2 से लेके कहां तक है? 5 तक है। तो इंटरवल का मीनिंग है जो x की वैल्यू है वो कहां से कहां? 2 से बड़ी होगी और 5 से छोटी होगी। x की वैल्यू 2 से बड़ी एंड 5 से छोटी होगी। ओके, तो ये तो आपने लिख लिया, लेकिन आपने सिंबल तो 2 पढ़े थे, एक इक्वल वाला ही पढ़ा था, तो इक्वल लगाएं या ना लगाएं? बस इसीलिए आप यहाँ पे इसको ओपन और क्लोज में पढ़ते हो। जब भी कभी भी स्मॉल ब्रैकेट होगा आपका, स्मॉल ब्रैकेट होगा, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये ओपन ब्रैकेट है, मींस ये एक्सट्रीम वाली वैल्यूज को नहीं ले रहा है, एक्सट्रीम वाली वैल्यूज को नहीं ले रहा है। इसका मीनिंग यहाँ इक्वल का साइन नहीं होगा। ये क्या कह रहा है? x की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 नहीं हो सकती, 5 से छोटी है, 5 नहीं हो सकती है। ओके, तो x की वैल्यू कहां कहां से हो सकती है? ये हो सकती है, ये कह रहा है। इसको आप देखेंगे, ये क्या है आपका? इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज ब्रैकेट। जो बिग ब्रैकेट होता है उसको क्या बोलते हैं? क्लोज ब्रैकेट। तो जब भी हम यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं तो ये सिंबलाइज करता है कि x की वैल्यू, तो अगर ये x बिलोंग्स टू 2 to 5 है, बिग ब्रैकेट, ऐसा कभी लिखा हुआ आपको मिला क्वेश्चंस में, तो बेसिक हमें पता होने चाहिए। तो आप क्या करोगे? आपको पता होना चाहिए x की वैल्यू 2 से 5 तक है, लेकिन बिग ब्रैकेट है तो 2 और 5 भी इंक्लूड है। मींस जो वैल्यू है वो आपकी 2 to 5 तो है, लेकिन 2 और 5 पे अब क्या लग जाएगा? इक्वल का साइन। तो बिग ब्रैकेट, इसको अगर ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तो इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी या फिर उसके इक्वल भी हो सकती है, 5 से छोटी या उसके इक्वल भी। ओके, तो 2 से 5 के बीच में इसकी भी वैल्यूज है, लेकिन ये 2 को भी इंक्लूड कर सकता है और 5 को भी इंक्लूड कर सकता है। ओके, तो इसका मीनिंग ये है। अब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि 2 तरीके के ब्रैकेट हैं, इनको बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर लेंगे, इसको समझते थोड़ा। स्मॉल ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है? ओपन ब्रैकेट बोलते हैं इसको, और बिग ब्रैकेट क्या बोलते हैं? क्लोज ब्रैकेट।
किसी भी नंबर पर आपका अगर लगा हुआ है स्मॉल ब्रैकेट तो इसका मीनिंग है कि उस वैल्यू को नहीं लेना है, बिग ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मीनिंग है कि उस वैल्यू को लेना है हमें। ओके, तो ये तो हम लोग यहां पे क्लियर कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको समझ में आ रहा होगा आपको। ये क्या कह रहा है, वैल्यू ये भी इंटरवल में है, तो x की जो वैल्यू है वो 2 से लेके कहां है 5 तक, 2 to 5 है वैल्यू, 2 पर बिग ब्रैकेट, तो इसका मीनिंग कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ क्या लगेगा, इक्वल का साइन, यहाँ ओपन ब्रैकेट, तो यहाँ नहीं लगेगा। लेकिन ये समझो ये क्या नहीं बना है, आप ऐसा नहीं समझना कि मिसप्रिंट हो गया होगा तो ये उल्टा बना दिया गया होगा, अपनी तरफ से करेक्शन कर दो। समझ लो इसको कॉन्सेप्ट को कि ब्रैकेट ब्रैकेट का अगर कोई भी उल्टा टर्म लगा हुआ है इसका मीनिंग है वो कैसा है, ओपन है। मुंह मोड़ लिया उसने कि भैया इनको नहीं ले रहे हैं हम साथ में, समझे कि नहीं, मुंह मोड़ लिया, इसका मीनिंग इसको साथ में लेके नहीं चल रहा है। तो इस 5 पे आप चाहो तो छोटा वाला ब्रैकेट लगाओ या बड़े ब्रैकेट को ही उल्टा कर दो। ओके, ऐसा नहीं मान लो कि नहीं करेक्शन है हम अब सुधार कर देंगे पेपर में, सुधार नहीं करना है अपनी तरफ से कोई भी। ठीक है, ओके, तो ये हमने देख लिया इस तरीके का है। अब ये भी क्लियर समझ में आ गया आपको क्या चीज है ये, कि 2 पर आप इक्वल का साइन नहीं लगाओगे एंड 5 पे इक्वल का साइन लगाओगे। अच्छा, दिमाग में आ रहा होगा कि जब ओपन ब्रैकेट को हम उल्टा ब्रैकेट बना सकते हैं तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लिखा हुआ है क्या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। नहीं तो बोलो यहाँ तो महा करेक्शन हो गया एकदम बिल्कुल कि दोनों ब्रैकेट उल्टे लग गए, बुद्धि नहीं लगानी है, वो सही है। अगर उल्टे ब्रैकेट बिग ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मीनिंग क्या है कि वो ओपन ब्रैकेट है आपका। ओके, तो इस चीज को हम यहाँ से समझ लेंगे। तो कभी भी आपको चाहे छोटा ब्रैकेट हो या बड़ा ब्रैकेट हो, ये इंटरवल्स होते हैं, मींस x की वैल्यू 2 से लेके 5 तक हैं, इनके बीच में आने वाली जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब इनकी वैल्यू हैं। 2.5 भी है, 2.3 भी है, 4 भी है, 4.999 भी है, सारी वैल्यूज हैं। ओके, तो ये इंटरवल्स हैं, सभी के बारे में हम समझ गए बहुत बढ़िया से। अब देखिए, अगर मान लीजिए इनके हमें नेमिंग करनी है कि इनका नाम क्या हुआ, तो इनको देखते हैं। इसको अगर देखोगे आप, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि इधर भी ओपन है इधर भी ओपन है, तो ये जब पूरा ही ओपन है इसलिए इसका नाम क्या होता है, ओपन ब्रैकेट। तो कभी कोई आपसे बोले कि ये ओपन ब्रैकेट है आपका, तो ओपन ब्रैकेट इसका मीनिंग क्या होगा कि दोनों तरफ से ही ओपन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको अगर आप देखोगे ये दोनों तरफ से क्लोज है, तो इसको आराम से आप क्या बोल दोगे कि ये कैसा ब्रैकेट है आपका, क्लोज ब्रैकेट है। तो इसका नाम भी क्लियर हो गया कि ये ओपन ब्रैकेट, ये कैसा ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, नेमिंग याद रखेंगे। इसको देखो, अब इसको क्या बोले हम, एक तरफ से ये तो बंद है एक तरफ से खुला हुआ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो नाम भी इसी हिसाब से ही होगा, अलग से कुछ नहीं बना हुआ है। तो है किधर किधर ओपन है किधर खुला हुआ है, एक तरफ से तो ये भी बंद है एक तरफ से ये भी खुला हुआ है, तो नाम कैसे दोगे, तो आप क्लियरली यहां से बोलोगे लेफ्ट क्लोज एंड राइट ओपन ब्रैकेट। क्लियर, लेफ्ट क्लोज एंड राइट ओपन ब्रैकेट। क्लियर, आप इस पे आइए, लास्ट वाला नाम एकदम क्लियर होगा आपका। ये क्या है आपका, लेफ्ट ओपन एंड राइट क्लोज ब्रैकेट है। ओके, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, राइट में ये क्लोज है। ये बड़ी देर से ऐसा बैठा हुआ है, ऐसा इसके बारे में कोई बात नहीं हुई, क्या है ये इसलिए बैठा हुआ है कि जो ये कहानी चल रही थी इन सब से हटके ये अलग चीज है, ये इंटरवल नहीं है। सबसे पहले समझिए कि ब्रैकेट का मीनिंग समझ रहे हो, कहां पे क्या लगा हुआ क्या वैल्यू है। अब कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, आप मैक्सिमम नंबर पे देखते हो कर्ली ब्रैकेट का बहुत ज्यादा यूज है। तो कर्ली ब्रैकेट अगर कभी आप देख रहे हो तो ये इंटरवल नहीं है। सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि स्मॉल ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, ये कोई भी लगा हुआ है ये तो इंटरवल बनाते हैं, लेकिन जो कर्ली ब्रैकेट है वो इंटरवल नहीं बनाता है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होता है सिर्फ और सिर्फ वही वाली x की वैल्यूज होती हैं, उसके अलावा कोई वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं। इसका मीनिंग, अगर ये आपने लिखा है यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू 2,5 कर्ली ब्रैकेट, तो ये 2 से 5 नहीं वैल्यू है, ये क्या इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि x की जो वैल्यू है वो या तो 2 होगी या फिर x की वैल्यू क्या हो सकती है 5, या तो ये होगी या फिर ये होगी, इनके अलावा कोई वैल्यू नहीं उठा सकता है। एग्जैक्ट जो ये वैल्यू है वही वैल्यू हो सकती है। तो आप एक चीज समझ में आया आपको कि कर्ली ब्रैकेट जो है वो उसके अंदर जो भी लिखा होता है वो एग्जैक्ट वैल्यूज ही x की क्या होती हैं,
वैल्यूज होती हैं, ये इंटरवल नहीं है। तो ये डिफरेंस आप क्लियर रखिएगा, ये इंटरवल्स हैं, ये इंटरवल नहीं है। तो इनमें देखो हमेशा 2 नंबर ही लिखे होंगे ए से लेके बी तक। इसमें अगर देखोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि x बिलोंग्स टू 2, 3, 5, 7, इस तरीके से भी मींस x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी, 5 भी, 7 भी, या कोई भी आप वैल्यू देखोगे। ओके, तो इस तरीके से लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन ये समझिए इसके अलावा कोई वैल्यू और नहीं लोगे। ओके, एक और बहुत ही अच्छी बात है इसके बारे में, आप देखोगे कर्ली ब्रैकेट में जो भी नंबर्स लिखे जाते हैं, कोई भी आप नंबर लिखोगे कर्ली ब्रैकेट में, वो आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। आप अगर इसको देख लीजिए, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जैसे ये लिखा हुआ है, किसी ब्रैकेट में आपने ऐसे लिख दिया कि 2, 2, 3, 5, 7, 7, 5, 8, तो इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन है वो रॉन्ग है। कर्ली ब्रैकेट में आप देखोगे कि कोई भी जो डेटा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डेटा इसके अंदर है, ये नहीं कि वो एक ही बार है। वो 10 बार आपको यूज करना है, 10 बार कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, कर्ली ब्रैकेट में कोई भी डेटा अगर आप रखोगे, ओके, तो उसको कितनी बार रखेंगे? सिर्फ एक बार। ओके, रिपीटिशन यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसके प्रेजेंस को बताता है कि जो ये लिखा हुआ है ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा आपका, कभी भी लिखा हुआ है तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे, 2, 3, 5, 7, 8, दोनों एक ही बात है। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या है? ए है। इस तरीके से इसको नहीं लिखेंगे, आप कैसे लिखेंगे? इस तरीके से। तो कर्ली ब्रैकेट में ये भी सीखने की बात है कि किसी भी डेटा को हम रिपीट नहीं करते हैं। तो आपको क्वेश्चंस आते हैं, आपको कोई भी एक टर्म दे देगा, आपसे कह देगा कि मैथमेटिक्स जो आपका वर्ड है उसके जो लेटर्स हैं उसको एक सेट के फॉर्म में लिखो। अभी आपने सेट नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन आप समझिए, मान लीजिए वो कहे कि लेटर्स को लिखिए आप ऐसे कर्ली ब्रैकेट में, सिंपल समझिए आप, तो आप कैसे लिखेंगे? तो उसमें जो भी चीजें आपकी रिपीट कर रही होंगी उनको आप क्या करोगे? एक ही बार लिखोगे। ओके, ठीक है। तो ब्रैकेट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट के बारे में। सेट्स, अब हमारा टॉपिक यहां से स्टार्ट होगा और कोशिश करेंगे कि जल्दी ही ये आपका वाइंड अप हो जाए, और बाकी हम लोग आगे की क्लास नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। ओके, तो अब हम लोग आ रहे हैं सेट पे। इस सेट क्या होता है बहुत ध्यान से समझते हैं। अब अपने हम टॉपिक पे आए, बेसिक हमने क्लियर कर लिया। आई होप कि आपको बढ़िया से समझ में आई होंगी चीजें। ओके, सेट के बारे में समझते हैं। इस सेट क्या होता है? सेट जो ये होता है, देखो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक सेट है। बहुत जगह ये आपने टर्म सुना होगा कि ये इस बुक्स का एक सेट लगा दो इधर, ठीक है ना, इस चीज का एक सेट लगा दो, तो वही सेट है यहाँ पे। ओके, ये अलग चीज नहीं है जो हम पढ़ते हैं, वही चीज है। तो सेट का मीनिंग क्या होता है? अगर इसकी डेफिनेशन पे आप जाओगे तो ये क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कि जो ऑब्जेक्ट्स या जो एलिमेंट्स वेल डिफाइंड हैं उन सभी का अगर हम कलेक्शन कर लें तो उसी को क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। ओके, तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। मींस ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि जो सेट होता है वो किसका कलेक्शन होता है? वो कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। ये जो सेट होता है ये क्या होता है? अगर आप इसको देखोगे, ये आपका है कलेक्शन ऑफ, इस चीज को आप समझिए, ये क्या है आपका? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब इसको आप ऑब्जेक्ट्स कहिए या फिर आप एलिमेंट्स कहिए या आप थिंग्स कहिए, जो आपकी मर्जी है आप वो कह सकते हैं। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये वेल डिफाइंड, इस चीज को आप फोकस करिए। ये कलेक्शन होता है, किनका कलेक्शन होता है? ऐसा नहीं किसी का भी कलेक्शन। जो चीजें वेल डिफाइंड है उन्हीं के कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। ओके, तो जब वेल डिफाइंड है चीजें, एग्जैक्ट उनको रिप्रेजेंट करना होता है, तो सेट को कभी भी जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी तरीके से, जैसे आप अच्छा कलेक्शन को देख लेते हैं, कुछ कलेक्शंस कैसे, कौन से कलेक्शन वेल डिफाइंड होते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत ही फेमस एग्जांपल है, आपसे कोई कहे कि कलेक्शन ऑफ ऑल द वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में जो भी वोवेल्स हैं उनका कलेक्शन, तो आप जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में आप किसी से भी पूछेंगे 5 ही होते हैं, AEIOU। ओके, या आपसे कोई कहे कि कलेक्शन ऑफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इसकी अगर कोई आपसे बात करे तो ये भी वेल डिफाइंड है। वो बचे हुए आपके कितने हो गए? 21। ओके, तो इनका कलेक्शन मींस ऐसे किसी नंबर्स या ऐसे किसी थिंग्स की आपसे कोई बात करे
जो वेल डिफाइंड हैं। ओके, तो अगर वेल डिफाइंड है तो उनका कलेक्शन ही क्या हो जाएगा, आपका सेट। तो इनको लिखेंगे कैसे, मान लीजिए अब यही एग्जांपल अगर आप ले लें, कोई आपसे कहे कि इसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, कलेक्शन ऑफ ऑल दी वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप देखोगे कैसे लिखोगे, तो हमेशा आप इस तरीके से ए ई आई ओ यू, आप जानते हो ये होते हैं। तो आप क्या करोगे कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा लगा के इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में लिख दोगे, तो यही क्या हो गया, एक सेट। तो सेट से पहले भी हमें समझना है कि जो वो बात कह रहा है, जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए। ओके, कौन से ऐसे होते हैं कलेक्शन जो वेल डिफाइंड नहीं होते, उनको भी हम अभी समझेंगे। तो ये क्या होता है आपका वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड जो एलिमेंट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, थिंग्स होती हैं, उनके कलेक्शन को ही क्या बोलते हैं, सेट। तो ये क्या हो गया, एक सेट। और जो अंदर लिखे हुए हैं, जो अंदर आप जैसे ये ए देख रहे हो या ये ई देख रहे हो या आई देख रहे हो, ये सभी क्या है, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट। कि जो सेट है उसका क्या है, ये एलिमेंट है। सारे के सारे ए ई आई ओ यू ये सब क्या है, एलिमेंट्स। और आप ध्यान रखिए कि जो एलिमेंट्स होते हैं, कोशिश करते हैं, मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, आप कोशिश करोगे कि जो एलिमेंट्स होते हैं आपके, ये हमेशा ही आप कैसे लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ओके, अच्छा अगर ये सेट है, मान लो और भी सेट होते हैं, जैसे कॉन्सोनेंट्स का सेट लिख दो, या आप लिख दो कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट, ये भी वेल डिफाइंड डेटा है। ओके, तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो इनको अगर रिप्रेजेंट कुछ नेमिंग करनी होती है हमें, तो नेमिंग हमेशा कैपिटल लेटर में करते हैं। जैसे इस सेट को हमने मान लिया ए, ऐसा नहीं स्मॉल ए मान लेंगे, आप मान लोगे कोई आप पे टैक्स नहीं लग जाएगा, आप ये समझिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन कुछ चीजें हैं आप उनको लेके चलेंगे तो वो चीजें आपकी ज्यादा बढ़िया रहेंगी, क्योंकि एलिमेंट्स भी आप ले रहे हो। तो कोशिश करिए एलिमेंट्स आप क्या करेंगे, उनको स्मॉल लेटर में, और जो ये आपका लिखा हुआ है, आप किसी सेट का नाम लिखते हैं तो आप कोशिश करोगे कि वो आपका कैसा हो, कैपिटल लेटर का हो। ओके, तो सेट के बारे में हम समझ गए कि ये कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड डेटा का, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, या एलिमेंट्स का, या थिंग्स का। ओके, तो उसी को क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो कैसे लिखते हैं कि जो भी आपके पास डेटा है उसको कर्ली ब्रैकेट में आप कॉमा से रिप्रेजेंट कर दोगे, तो वही क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। ओके, तो इसी को सेट बोलते हैं। बहुत आसान बात है। अच्छा, ऐसे कौन से कलेक्शंस हैं जो वेल डिफाइंड नहीं है, ये भी हम समझ लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए और एग्जांपल लें, कुछ कुछ इसमें कंफ्यूजन भी बनती है कभी कभी, आप ध्यान रखिएगा, बहुत क्रिटिकल चीजों पे जाओगे तो। ओके, आपको लगेगा कि अच्छा हो सकता है कि ये क्या, अच्छा ऐसा हो जाए कि ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है, तो उसको थोड़ा कुछ एग्जांपल्स को बढ़िया से आप देख लोगे। ओके, तो यहाँ पे हम समझते हैं कौन से ऐसे हैं जो वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे आपसे कोई कहे कि कलेक्शन ऑफ ऑल दी डेंजरस एनिमल्स इन इंडिया, इंडिया में या वर्ल्ड में आपसे पूछ दे कि ये डेंजरस एनिमल्स कौन से, उनका कलेक्शन, तो इसकी कोई कैटेगरी नहीं है कि कोई कितना डेंजरस है। आप बना सकते हो क्या, नहीं। मान लीजिए आपसे लिखने के लिए क्या भी दिया जाए कि आप लिखिए मोस्ट डेंजरस, तो कोई कैटेगरी नहीं है उनकी, आप हो सकता है कोई और लिखो, दूसरा किसी और रिस्पेक्ट में होता है किसी और को लिख दे। या आपसे कोई कह दे कलेक्शन ऑफ मोस्ट 5 हैंडसम मैन इन दी वर्ल्ड, उसमें भी आपको हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। कोई रैंकिंग नहीं कि कोई किसी ने रैंकिंग निकाली हम वहां से डेटा उठा लें। अगर आप हैंडसम देखेंगे तो उसकी भी आपकी कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है, आप उनको नहीं छांट सकते हो। या आपसे कोई कहे कि किसी क्लास में, आप क्लास में बैठे हुए हैं, उसमें से आपसे कहें कि इसमें टॉप 5 जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको बताइए, उनका कलेक्शन सेट होगा कि नहीं हुआ, कलेक्शन ऑफ 3 स्टूडेंट्स, टैलेंटेड स्टूडेंट्स, मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन द क्लास, अगर आप देखोगे तो आप वो भी बताओगे कि ये भी आपका सेट नहीं है। आप कैसे बताओगे कौन कितना टैलेंट है, हो सकता है कि वो किसी एक सब्जेक्ट में हो, किसी दूसरे में हो, या दूसरे में आप देखोगे तो मार्क्स आप देखोगे कि अच्छा इनके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं तो मार्किंग का हो गया। ओके, लेकिन टैलेंट के बेसिस पे अगर सेट बनाना हो कि टैलेंटेड लोग, 10 टैलेंटेड लोग की आप सेट बनाइए, तो सेट होगा क्या, नहीं होगा। तो डेटा ऐसा होना चाहिए जो वेल डिफाइंड हो। ओके, जैसे आपसे कहे कि कलेक्शन ऑफ ऑल दी प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 1000, तो वो फिक्स है। किसी से भी आप पूछोगे 20 से लेके 1000 तक अगर आप प्राइम नंबर्स लिखोगे तो वो क्या है, डेटा आपका वेल डिफाइंड है। तो जो वेल डिफाइंड डेटा होता है उनका कलेक्शन को ही आप क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं।
ओके, बहुत ही आसान चीज है। ओके, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल लेटर से, उसके जो अंदर लिखे होते हैं उनको एलिमेंट्स बोलते हैं सेट के, और उनको कोशिश करते हैं कि स्मॉल लेटर में आप लिखें। सेट को कैसे लिखते हैं? आप कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, तो सेट में अभी उसके टाइप्स भी बचे हुए हैं। ओके, रिप्रेजेंटेशन कितने तरीके से हो सकता है? तो ये एलिमेंट्स तो आप लिख रहे हैं डायरेक्ट। अब मान लीजिए कोई ऐसे कहे कि कलेक्शन ऑफ ऑल दी नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर तो डिफाइंड है, बहुत अच्छी बात है, वेल डिफाइंड है ये नेचुरल नंबर, हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट चलते चले जाइए आप। ओके, लेकिन ये तो इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट को हम कैसे लिखें? यहाँ पे कॉमा लगा लगा के, बुढ़ापा आ जाएगा तो चलते चले जाएंगे, तो क्या करोगे? तो इसमें क्या होता है कि किसी भी सेट को लिखने के लिए दो फॉर्मेट होते हैं। कौन कौन से दो फॉर्मेट होते हैं? एक को आप बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और दूसरे को आप बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास क्या होता है? दो मेथड्स होते हैं। एक होता है आपका कौन सा? रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और दूसरी जो फॉर्म होती है आपकी उसको आप क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। आप क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या मीनिंग है जरा शॉर्ट में इसको समझते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा और हम डीप में देखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है? अच्छा, ये रोस्टर फॉर्म होती है, इसका एक दूसरा नाम और होता है, कभी कभी वो भी मिल जाता है, तो उसको आप देखिएगा टेबुलेशन मेथड। क्या बोलते हैं? टेबुलेशन मेथड। ओके, आपसे कोई कहे कि एक आपको सेट दिया हुआ है, उसको टेबुलेशन मेथड में आप रिप्रेजेंट करिए, आपसे ऐसा बोलता है, आपसे कहेगा रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो हमें पता होना चाहिए कैसे लिखने के लिए कह रहा है, क्योंकि कुछ सेट होंगे वो आप रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सेट बिल्डर में भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन रोस्टर आपका जो होता है वो कम डेटा के लिए यूज करते हैं हम लोग, कर तो किसी के भी ले सकते हैं, कम के लिए कोशिश करते हैं ऐसा। सेट बिल्डर जनरली हम लोग के लिए इसलिए भी बना हुआ है कि जब बहुत लार्ज डेटा होता है तो हम सेट बिल्डर पे चले जाते हैं। ओके, तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि कोई भी, जैसे ये जो फॉर्म लिखी हुई है ये क्या है आपका? ये आपका है रोस्टर फॉर्म या टेबुलेशन मेथड, ये दोनों एक ही चीज हैं, चाहे ये बोलिए चाहे ये बोलिए। जब जो आंसर्स होते हैं, जो डेटा होते हैं, वो डायरेक्ट ही अगर लिखे जाते हैं इस तरीके से तो उनको क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। अब जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया कि कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, कलेक्शन ऑफ ऑल दी नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, अगर ये आपने लिख दिया तो कैसे लिखेंगे दोनों फॉर्म में हम समझते हैं, बाकी डिटेल में हम इसको नेक्स्ट वीडियो में ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, एक ब्रीफ यहाँ पे हम समरी उसके लिए लेते हैं। तो क्या लिखने वाले हैं हम लोग? कलेक्शन ऑफ 10 नेचुरल नंबर लेस देन, सॉरी, कलेक्शन ऑफ ऑल दी नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो देखते हैं हम लोग, तो क्या लिखने वाले हैं हम लोग? कलेक्शन ऑफ all the natural numbers, all the natural numbers less than 10। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या लिखा मैंने? लेस देन। अगर यहाँ लिखते लेस देन और इक्वल्स टू तो दोनों साइन लग जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब देखिए, आप मान लीजिए उस सेट का नाम मैंने क्या रख लिया? ए। अगर इसको मैं, क्योंकि दोनों फॉर्म में लिख सकता हूं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलेशन मेथड में कैसे लिखेंगे और सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे उसको समझेंगे हम। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो एग्जैक्ट जो भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो एग्जैक्ट आंसर आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। सेट तो हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही रहेगा। अब कर्ली ब्रैकेट तो हम पहले ही सीख के आए हुए हैं ना, पीछे ब्रैकेट इसलिए सीखे हुए थे कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ होता है एग्जैक्ट वही होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। ओके, और कैसे कॉमा से और कोई चीज रिपीट नहीं करते हैं, ये चीज हमें पहले से पता है। तो हम लिखने जा रहे हैं ए सेट को जो लेस देन 10 से नेचुरल नंबर है। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बताइए 10 लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि कहा लेस देन 10, 10 से छोटा, 10 नहीं, इक्वल का साइन नहीं है, आप ध्यान समझिए इसको। तो 9 तक आप लिख लोगे। तो ये इसका क्या हो गया कि जो ये लिखी हुई चीज थी, इस सेट को हमने रोस्टर फॉर्म या टेबुलेशन मेथड से लिख लिया। अगर यही बात आपसे कहता कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो सेट बिल्डर में क्या होता है? एग्जैक्ट डेटा नहीं, डेटा की प्रॉपर्टी होती है। आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे आप देखिए, आपको अगर इसी ए को लिखना होता तो आप कैसे लिखते? ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट तो रहेगा ही रहेगा। आप यहाँ पे एक
जनरल वेरिएबल एक्स से लिखते हैं, एक्स सच दैट ये जो ए है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, क्या होता है, ये किस प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर रहा है, कि बहुत सारी अगर चीजें होती तो हम बता देते चाहिए ये चीज है, सीधा बता दिया हमने, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे बता देते हैं। तो सेट फिल्टर फॉर्म में क्या होता है कि हम उसके बारे में बता देते हैं, उसकी प्रॉपर्टी बता देते हैं। तो x जो है, अब आप क्या लिखेंगे, x को आपने लिखा, बहुत बढ़िया। तो आप क्या बताओगे कि x बिलोंग्स टू, अब इस सिंबल को मैंने आपको समझाया था कि ये क्या है, बिलोंग्स टू, n मींस नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है, और क्या है, देखो कॉमा लगा रहे हैं, कॉमा का मीनिंग एंड, नेचुरल नंबर भी है, नेचुरल नंबर होना ही चाहिए, नहीं नेचुरल नंबर नहीं है तो काम चल जाएगा। कॉमा का मीनिंग समझाया था कि नहीं, तो हर छोटी छोटी चीज काम आती है अगर आप समझोगे तो, नहीं तो ऐसे ही कि कॉमा लगा दिया तब भी काम चल रहा है, नहीं लगा दिया तब भी काम चल रहा है, और लगा दिया पता लगा, ठीक है ना। यहाँ तो एंड लिखो या कॉमा लगाओ, एक्स नेचुरल नंबर है, एंड और क्या होना चाहिए, वो 10 से छोटा होना चाहिए, मींस जो एक्स है और 10 से छोटा कैसे लिखोगे, इस तरीके से, क्लियर। तो ये पूरी बात को क्या मैथमेटिकली आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि जो a है वो x का सेट है, मींस उन एलिमेंट्स का सेट है, x मींस कोई आपने रैंडम वैल्यू ले ली जो एक नेचुरल नंबर है और 10 से छोटी है। अब देखो कॉमा को क्या पढ़ रहे हैं हम, और नहीं पढ़ रहे हैं, एंड पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एंड पढ़ रहे हैं। ओके, तो कॉमा या एंड एक ही बात होती है, मींस ये भी होना चाहिए कि वैल्यू नेचुरल नंबर भी होनी चाहिए, 10 से छोटी भी होनी चाहिए। मींस हम बोलेंगे 2.5 ले लें क्या, आप बोलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि 10 से छोटी तो है लेकिन ये भी तो होना चाहिए नेचुरल नंबर। आपको समझाया था कि एंड का जो केस होता है उसमें दोनों ही केस आने चाहिए। ओके, तो छोटी छोटी बातें अगर सीखते हुए चलेंगे तो आपको मैथ्स की जो बारीकियां हैं वो भी समझ में आएंगी। ओके, तो आगे की जो क्लास है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, तो आज यहीं तक क्लास को रखते हैं। ओके, तो समराइज एक बार कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा हुआ है आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा हुआ है सबसे पहले कुछ सिंबल्स के बारे में, जैसे कि लेस देन का क्या मीनिंग होता है, लेस देन इक्वल्स टू का मीनिंग क्या होता है, दोनों सिंबल एक साथ आते हैं तो क्या होता है। ओके, इसके बाद में हमने और सीखा हुआ है कि और क्या होता है, एंड क्या होता है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, एंड क्या होता है और क्या होता है। ओके, कॉमा किसके साथ जाता है, तो कॉमा किसके जा रहा था आपका, एंड के साथ में, तो जो एंड है वो कॉमा है, दोनों का सेम मीनिंग है, आप कहीं पे भी कॉमा लगाते हैं इसका मीनिंग वो एंड का सेंस आपको दे रहा है। ओके, इस बारे में सीखा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और हमने ब्रैकेट्स के बारे में सीखा। तो ब्रैकेट्स के बारे में हमने देखा होगा कि छोटा ब्रैकेट इसका क्या काम होता है, बड़ा ब्रैकेट इसका क्या काम होता है, बड़ा ब्रैकेट को अगर हम उल्टा बना दें तो उसका क्या काम होगा। ओके, एंड कर्ली ब्रैकेट है तो उसका काम क्या होगा, छोटे ब्रैकेट को आप ओपन ब्रैकेट बोलते थे, बड़े ब्रैकेट को आप क्लोज ब्रैकेट बोलते थे। ओके, बड़ा ब्रैकेट है मींस उस वैल्यू को आपने इंक्लूड किया है, और छोटा ब्रैकेट है मींस उस कॉर्नर वैल्यू को आपने इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन जब हम कर्ली ब्रैकेट के बारे में जब आते हैं तो कर्ली ब्रैकेट का मीनिंग होता है कि यहाँ पे ये कोई इंटरवल नहीं है, ऊपर वाले जितने भी थे वो सब इंटरवल्स थे, छोटा ब्रैकेट हो चाहे बड़ा ब्रैकेट हो। अगर आप कर्ली ब्रैकेट में जाते हो तो कर्ली ब्रैकेट का मीनिंग है कि जो अंदर लिखा हुआ है एग्जैक्ट वही चीज है। कर्ली ब्रैकेट की हमने प्रॉपर्टी देखी कि सबसे पहले तो ये इंटरवल नहीं है, इसके अंदर जो डेटा है वही उठाओगे आप, डेटा 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, डेटा इसमें रिपीट नहीं करते हैं। इस तरीके की प्रॉपर्टी हमने इसके बारे में सीखी। आगे हम बढ़े, फिर उसके बारे में हमने सेट के बारे में समझा। सेट के बारे में क्या देखा हमने, सेट के बारे में देखा कि जो सेट है वो वेल डिफाइंड डेटा का कलेक्शन होता है, कि जो चीजें वेल डिफाइंड है उन्हीं का ये क्या है, कलेक्शन है। ओके, इस चीज को समझा। और इस सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड्स होते हैं, 2 मेथड होते हैं, एक को बोलते हैं आप टेबुलेशन मेथड, इसका दूसरा नाम होता है क्या, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है आपका, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलेशन मेथड में डेटा को एग्जैक्टली हम लिखते हैं वहां पे जैसा होता है, और अगर आप रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में जाएंगे तो सेट बिल्डर में क्या होता है कि हम एक्स लेके लिखते हैं एलिमेंट को, और बाद में उस एलिमेंट की क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही आप सभी लोग प्यार बनाए रखिए। ओके, धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट अपना बना के रखें। थैंक यू।